नमस्ते। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 7वीं सदी के एक ऐसे महान ऋषि और वैद्य की कहानी सुनते हैं जिन्होंने मेडिकल डायग्नोसिस यानी रोग की पहचान करने के तरीके में एक क्रांति ला दी थी। उनका नाम था माधवकर और उन्होंने सचमुच बीमारियों की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सदियों से एक कहावत गूंजती आ रही है, निदाने माधवः श्रेष्ठः। मतलब निदान में माधव सबसे बेहतर हैं। पर सवाल यह है कि उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रतिष्ठा आखिर हासिल कैसे की? ऐसा क्या खास था उनके काम में जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया? तो इसके लिए हमें 7वीं या 8वीं सदी के भारत में चलना होगा। सोचिए, ये एक ऐसा दौर था जब चिकित्सा का ज्ञान तो बहुत था, लेकिन वो सब एक जगह पर एक सिस्टम में नहीं था। सब कुछ बिखरा हुआ था। जो भी मेडिकल नॉलेज थी वो चरक और सुश्रुत संहिता जैसे बड़े बड़े और मुश्किल ग्रंथों में फैली हुई थी। अब माधवकर ने ये देखा कि वैद्यों को कोई खास जानकारी ढूंढने में कितनी मुश्किल होती थी और इस उलझन की वजह से मरीजों को सही इलाज के लिए भटकना पड़ता था। और बस इसी चुनौती को देखकर माधवकर ने इंसानियत की भलाई के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम करने का फैसला किया। यहीं से शुरू होती है एक ऋषि की अनोखी खोज। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा ग्रंथ बनाना जिसमें बीमारियों की पहचान से जुड़ा सारा जरूरी ज्ञान एक ही जगह मिल जाए। उन्होंने अपने इस मास्टरपीस को नाम दिया रोग विनिश्चय, जिसका मतलब है रोगों को तय करने वाले कारण। लेकिन बाद में यह किताब पूरी दुनिया में उनके नाम से ही मशहूर हुई, माधव निदान। माधवकर ने पुराने ग्रंथों से ज्ञान निकालकर किसी भी बीमारी को समझने के लिए एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क तैयार किया। इसे कहते हैं निदान पंचक। इसमें पहला स्टेप था निदान यानी बीमारी का असल कारण, दूसरा पूर्व रूप यानी शुरुआती संकेत, तीसरा रूप यानी बीमारी के पूरे लक्षण, चौथा उपशय मतलब किन चीजों से बीमारी बढ़ती या घटती है, और पांचवा संप्राप्ति यानी बीमारी के शरीर में फैलने की पूरी प्रक्रिया। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी जिसने पहली बार डायग्नोसिस का एक स्टैंडर्ड और सिस्टमैटिक तरीका दिया। माधव निदान का जो दायरा था वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ा था। इसमें 79 अलग अलग चैप्टर्स थे जो खास बीमारियों पर थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हर एक बीमारी का एक डिटेल्ड मैप तैयार कर दिया हो। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये कितना विशाल था। इसकी शुरुआत होती है ज्वर यानी बुखार से। माधवकर ने इसे कई बीमारियों की जड़ माना और ये इंसानियत का सबसे पुराना और आम दुश्मन भी है। फिर वो राजयक्ष्मा यानी टीबी का जिक्र करते हैं, एक ऐसी खतरनाक बीमारी कि उसे उस दौर में रोगों का राजा कहा जाता था। उन्होंने आम वात, जिसे आज हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, उस जैसे पुराने और दर्दनाक जोड़ों के रोगों के बारे में भी लिखा जो लोगों को जिंदगी भर परेशान करते थे। और ये ग्रंथ अपने समय से कितना आगे था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें मधुमेह यानी डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, अर्बुद यानी ट्यूमर जैसी मुश्किल और उस समय रहस्यमयी समझी जाने वाली बीमारियों का भी इसमें जिक्र मिलता है। और एक बात जो सच में हैरान करती है वो ये है कि माधवकर उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने मसूरिका यानी चेचक का इतना सटीक और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। ये उस जमाने की सबसे जानलेवा महामारियों में से एक थी। उनके काम की गहराई देखिए, उन्होंने सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन के रोगों को भी समझा और इसमें उन्माद यानी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को भी जगह दी। और आखिर में यह ग्रंथ सिर्फ आम बीमारियों तक ही नहीं रुका, उन्होंने महिलाओं और बच्चों की खास बीमारियों पर भी पूरे अध्याय लिखे, जो दिखाता है कि उनका नजरिया कितना संपूर्ण और करुणा से भरा था। अब किताब के कंटेंट से थोड़ा हटकर उस गहरी करुणा और विनम्रता को समझते हैं जो इस पूरे काम के पीछे की असली ताकत थी। माधवकर ने खुद अपने शब्दों में अपने काम का मकसद बताया है। जहां कहीं भी जो कुछ भी अच्छा कहा गया है वो सब यहां मेहनत से इकट्ठा किया गया है ताकि इंसान को होने वाले सभी रोगों की पूरी तरह से पहचान हो सके। ये साफ दिखाता है कि ये काम उन्होंने सबके फायदे के लिए बिना किसी स्वार्थ के किया था। और ग्रंथ के अंत में उनकी ये प्रार्थना दिल को छू जाती है। वो लिखते हैं, इस ग्रंथ की रचना करके जो भी पुण्य कर्म हुआ है उससे सभी जीव बीमारियों के लगातार कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। यही उनके जीवन के काम के पीछे की सच्ची प्रेरणा थी। तो सदियों से माधव निदान का आखिर असर क्या रहा है? इसका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी था? इस ग्रंथ का सफर कमाल का रहा है। 7वीं-8वीं सदी में ये लिखा गया। कुछ समय बाद फारस में इसका अरबी में अनुवाद हुआ। सदियों बाद ये लघुत्रयी
यानी आयुर्वेद के 3 अहम क्लासिक्स में से एक बन गया और आज भी ये आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए एक मेन टेक्स्ट बुक है। सोचकर देखिए, 1300 से भी ज्यादा साल। इतने सालों से माधव निदान वैद्यों और हीलर्स का मार्गदर्शन कर रहा है। ये बताता है कि ये किताब कितनी जरूरी और कालजयी है। तो संक्षेप में माधवकर की विरासत क्या है? इस एक काम ने उन्हें निदान का सबसे बड़ा गुरु बना दिया। इसने आयुर्वेद के ज्ञान को दूसरे महाद्वीपों तक पहुंचाया। इसने वैद्यों के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के सपने को पूरा किया और आज भी सही डायग्नोसिस में मदद करके ये लोगों के दुख दर्द को कम कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। करुणा से जन्मा ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर की बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए नए समाधानों की प्रेरणा कैसे बन सकता है?